ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब हो। कंपोनेंट्स के वॉल्यूम, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होते। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने सीखा था राउल्ट्स लॉ। क्या होता है राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ में हम दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स कर देते हैं। वॉलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं? वॉलेटाइल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स को बोलते हैं जो इवेपोरेट हो जाए, जैसे कि वाटर, एसीटोन, ये इवेपोरेशन शो करते हैं, तो ये होते हैं हमारे वॉलेटाइल लिक्विड्स। और अगर हम बात करें हनी, ग्लूकोज, ये ऐसे लिक्विड्स हैं जो ईजिली इवेपोरेट नहीं होते और इनको हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो राउल्ट्स लॉ में हमने ये देखा था कि हमने मिक्सचर लिया दो वॉलेटाइल लिक्विड्स का, मतलब दो ऐसे लिक्विड्स जो इवेपोरेट हो सकते हैं। ठीक है, अब जो राउल्ट्स लॉ ने हमें इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना सिखाया था। सपोज करो कि कोई एक बीकर है, इसमें मैंने दो वॉलेटाइल लिक्विड्स लिए, ए और बी। ठीक है, ये ए और बी दोनों वॉलेटाइल लिक्विड है। इस बीकर को मैंने ऊपर से कवर कर दिया एक लिड से। अब ये क्लोज्ड कंटेनर बन गया। यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा कुछ, तो राउल्ट्स लॉ ने हमें ये बताया जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा पी ए प्लस पी बी के। मतलब ए की वजह से कितना वेपर प्रेशर है प्लस बी की वजह से कितना वेपर प्रेशर है। और फिर हमने देखा था पी ए इक्वल होता है पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का आई बी के। ये था हमारा राउल्ट्स लॉ जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। अब हमारे जो लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर्स हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशन और एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। फॉर एग्जांपल, सपोज करो जब मैंने राउल्ट्स लॉ से यहाँ पे वेपर प्रेशर कैलकुलेट करा इस फॉर्मूले की मदद से, तो आया 10 atm। फिर जब मैंने एक्सपेरिमेंटली इसका वेपर प्रेशर देखा तो भी आया 10 atm। ये वाला वेपर प्रेशर था कैलकुलेटेड, ठीक है, राउल्ट्स लॉ की मदद से कैलकुलेट करा गया। और नीचे वाला वेपर प्रेशर था एक्सपेरिमेंटल, या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड। तो जब हमारा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर और हमारा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर बोलो या फिर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर इक्वल होगा, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे और जिसमें हमारा एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूले से जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करा हमने वो दोनों सेम आए। अब एक दूसरी कंडीशन कंसिडर करते हैं कि जब मैंने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करा वेपर प्रेशर, तब तो आया सपोज 10 atm वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड। और फिर जब मैंने एक्सपेरिमेंटली इसका वेपर प्रेशर चेक करा, तो एक्सपेरिमेंटली सपोज करो मुझे वेपर प्रेशर मिला सपोज 11 atm, तो वो 10 atm नहीं आया। या फिर सपोज कर लेते हैं मिला 9 atm। तो ऐसे सॉल्यूशंस वो हुए जिसने वेपर प्रेशर जो है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं फॉलो करा, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। वो तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वो सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हमने फॉर्मूले से वेपर प्रेशर कैलकुलेट करा तब तो आया 10 atm, और जब एक्सपेरिमेंटली करा तो 10 के अलावा 10 से ज़्यादा आया या फिर 10 से कम आया, 11 आया, 9 आया, कुछ भी आया। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करें उनको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड जो है या तो ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल से, या फिर कम होगा, इक्वल नहीं होगा। कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, इक्वल नहीं होगा। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन है, और इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो अब पहले पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, फिर देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशंस। तो पहला पॉइंट तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में है कि वो सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। तो सॉल्यूशंस which follow
राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर जो हमने कैलकुलेट किया होता है, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर इक्वल होता है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर के, या हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है, सपोज मैंने मिक्सचर लिया एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन का, ये दोनों ही वॉलेटाइल है और इन दोनों का मिक्सचर जो है एक आइडियल सॉल्यूशन है, जो हम राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे वेपर प्रेशर वो, और एक्सपेरिमेंटली जब हम वेपर प्रेशर देखेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। तो एन हेप्टेन और एन हेक्सेन, ये तो पहला एग्जांपल हो गया आइडियल सॉल्यूशन का। दूसरा एग्जांपल होता है टॉलीन एंड बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आप सबको पता है, इस तरह से होता है। ठीक है, टॉलीन क्या होता है? टॉलीन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, ये होता है टॉलीन। थर्ड एग्जांपल है इसका क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन। क्लोरोइथेन क्या होगा? इथेन मतलब 2 कार्बन और 1 क्लोरीन, ये हो गया क्लोरोइथेन, और ये हो गया हमारा ब्रोमोइथेन। तो 3 टाइप, तो ये है हमारे एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन के, एन हेप्टेन और एन हेक्सेन का मिक्सचर, या फिर टॉलीन और बेंजीन का मिक्सचर, या फिर क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन का मिक्सचर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में, आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, कि जो इनका डेल्टा H मिक्स होता है वो 0 होता है। आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा H मिक्स 0 होता है। अब क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये है कि सपोज मेरे पास टॉलीन और बेंजीन था, जब मैंने इन दोनों को मिक्स करा तो ना तो कोई हीट इवॉल्व होगी, ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होगी, मतलब ना ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ना ही एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। जब हमने इसे मिक्स करा तो ना तो हीट रिलीज होगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी, तो डेल्टा H मिक्स 0 के बराबर होगा। इसका मतलब no heat is released or absorbed, ना तो कोई भी हीट रिलीज होगी ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा V मिक्स भी 0 होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? डेल्टा V मिक्स 0 का मतलब ये है, सपोज A था और B है, ये 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स है, मैंने A का 10 ml लिया और B का भी 10 ml लिया। जब हम इसे मिक्स कर देंगे तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? 20 ml। तो इस केस में जब हमने इन दोनों को मिक्स करा तो 10 + 10 20 ml आया। जबकि नॉन आइडियल के केस में हम ये पढ़ेंगे कि जब हमने A को 10 ml लिया और B को 10 ml लिया, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो जो हमें फाइनल वॉल्यूम मिलेगा वो 20 ना मिलके या तो सपोज 19.6 मिल जाएगा या फिर 21.4 या 20.4 मिल जाएगा। तो डेल्टा V मिक्स इक्वल टू 0 नहीं होगा नॉन आइडियल के केस में, यहाँ पे इक्वल टू 0 होता है। मतलब कि जब हम मिक्स करेंगे तो इन दोनों का सम 20 के बराबर आएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? अब आप सोचोगे कैसी अजीब सी बात है, जब हमने 10 और 10 ml को मिक्स करा तो 20 आना चाहिए, कम कैसे हो गया या बढ़ कैसे गया? तो वो इंट्रामोलिकुलर लेवल पे हम देखते हैं इंटरेक्शंस की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, जब हम नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे तब देखेंगे ये कि ये कम क्यों हो गया या ज़्यादा क्यों हो गया। आइडियल सोल्यूशंस के केस में अगर 10 और 10 ml मिलाया तो हमें 20 ml मिलेगा, या सपोज अगर 15 ml ऑफ A एंड 15 ml ऑफ B मिलाया तो जो हम मिक्स करके फाइनल वॉल्यूम मिलेगा वो होगा कितना? 30 ml। ठीक है, तो इसके अंदर ना तो वॉल्यूम कम होता ना वॉल्यूम इंक्रीज होता। तो डेल्टा V मिक्स 0 का क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ इट्स कंपोनेंट, कि A और B का जितना वॉल्यूम होगा उसका सम कर देंगे तो वो बराबर आएगा वॉल्यूम ऑफ
सोल्यूशन के आइडियल सोल्यूशन के केस में, जबकि नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसके बारे में कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या फिर हम इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, ए के अंदर, बी के अंदर और ए के अंदर सेम होती है। अब क्या मतलब हुआ, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वॉन डर वाल फोर्सेस होती है हमारे पास, डाइपोल डाइपोल होती है, इंड्यूस्ड डाइपोल होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर हमने ये सीखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है इन कंपैरिजन टू वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ए मतलब हमारा कोई प्योर लिक्विड सोल्यूशन है ए। ठीक है, सपोज मैंने लिया हेप्टेन, उसके अंदर कौन सी फोर्सेस होंगी, वैन डर वाल फोर्सेस। फिर उसका हमने दूसरा बी क्या लिया, बी लिया मैंने हेक्सेन, हेक्सेन में कौन सी फोर्सेस होंगी, वैन डर वाल फोर्सेस। अब जब दोनों को मिक्स कर दिया, अब हेप्टेन और हेक्सेन के बीच में कौन सी फोर्सेस होंगी, वैन डर वाल फोर्सेस। तो आइडियल सोल्यूशन के केस में ए के बीच में जो फोर्सेस होती हैं, बी मॉलिक्यूल जो है उसके बीच में जो फोर्सेस होती है, और ए और बी के बीच में जो फोर्सेस होती है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, हमारा आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल है हेप्टेन और हेक्सेन। अगर मैं बात करूँ सिर्फ हेप्टेन की, अगर दो हेप्टेन के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, वैन डर वाल फोर्सेस। अगर दो हेक्सेन के मॉलिक्यूल्स लिए जाए तो उसके बीच में कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, वैन डर वाल फोर्सेस। अब जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो मेरे पास एक हेप्टेन का मॉलिक्यूल होगा, एक हेक्सेन का होगा, इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो ए प्योर ए के बीच में, प्योर बी के बीच में और ए और बी के बीच में जो फोर्सेस होती है वो सेम होती है। या तो तीनों में वैन डर वाल फोर्सेस होंगी, या तो तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या फिर तीनों में डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा आइडियल सोल्यूशन के बारे में। क्या पढ़ा हमने आइडियल सोल्यूशन के बारे में कि आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। इसका एग्जांपल है हेप्टेन और हेक्सेन, या फिर क्लोरीन और टॉलीन और बेंजीन, या फिर क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन। इसके केस में जब हम मिक्स करते हैं तो ना तो हीट रिलीज होती है ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है। दूसरा डेल्टा वी मिक्स 0 होता है, मतलब वॉल्यूम का सोल्यूशन इक्वल होता है कॉम्पोनेंट्स के वॉल्यूम के सम के। ठीक है, दूसरा ए इंटरेक्शंस, बी इंटरेक्शंस और ए बी इंटरेक्शंस सेम होती है या ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ ओबे ना करे। तो हम लिखेंगे डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, इसके केस में जब हम वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वाला वो इक्वल नहीं होता वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल वाले के। अगर हमने कैलकुलेट करके सपोज 10 atm आया वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करा तो 10 atm आया, एक्सपेरिमेंटली चेक करेंगे वेपर प्रेशर तो 10 नहीं आएगा, या तो 10 से ज़्यादा आएगा या तो 10 से कम आएगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड होता है वो ज़्यादा होता है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के। यानी कि अगर मैंने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर कैलकुलेट करा 10 atm, और जब हम एक्सपेरिमेंटली चेक करेंगे तो 10 से ज़्यादा आएगा। इट कैन बी 11 और 12 या 10.5, चाहे कितना भी आए, पर 10 atm से ज़्यादा आएगा। तो मतलब राउल्ट्स लॉ से जब हमने कैलकुलेट करा वेपर प्रेशर तो उससे ज़्यादा आएगा राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग से, उससे कम नहीं आएगा। तभी हमने इसका नाम रखा है पॉजिटिव डेविएशन। जो डेविएशन शो हो रही है वो ज़्यादा है। ठीक है,
तो वेपर प्रेशर इसमें हमें ज़्यादा मिलता है अगर हम राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करें उसके। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया? जब राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करा तो 10 था, अब पर जब एक्सपेरिमेंटली चेक करा तो 10 से ज़्यादा आया। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न है कि जो हमारी ए इंटरेक्शंस थी, मतलब प्योर लिक्विड ए की बात करें या फिर प्योर बी की बात करें, ये वाली इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर थी देन ए बी इंटरेक्शन, ए बी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। क्या मतलब हुआ इस बात का? सपोज करो इसमें मेरे पास ए है सिर्फ, और इसके अंदर मेरे पास मिक्सचर है ए और बी का, दोनों को ऊपर से कवर कर दिया गया। ठीक है, अब ए के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब जब हम ए बी की बात कर रहे हैं तो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन वीक हो गई, यही लिखा हमने, ए के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है ए बी के कंपैरिजन में। अब ए और बी के बीच में इंटरेक्शन वीक हो गई, ऐसा मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी और यहाँ पे वैन डर वाल फोर्सेस है। अब हमने ये सीखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वैन डर वाल फोर्सेस से। अब क्योंकि इसके अंदर वैन डर वाल फोर्सेस है, मतलब इंटरेक्शंस वीक है, तो ये जल्दी वेपर में कन्वर्ट होंगे, जल्दी वेपर में कन्वर्ट होंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हमारा जो वेपर प्रेशर है वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ज़्यादा आता है, क्योंकि ए के बीच में तो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग थी तो वेपर्स कम बने, वेपर्स कम बने तो वेपर प्रेशर कम था। लेकिन ए बी के केस में इंटरेक्शंस वीक हो गई तो वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हुए, जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हुए तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर गया। तो इसका मेन रीज़न होता है कि जो इंटरेक्शंस है ए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है ए बी इंटरेक्शन से। एग्जाम्पल है इसका, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इथेनॉल एंड एसीटोन। अगर हम इथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर ले तो ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। कैसे? इथेनॉल होता है CH3CH2OH। ठीक है, अब मेरे पास दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल है CH3CH2OH और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है। अब हमने ये देखा है अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है जो कि स्ट्रॉन्ग है। अब मैंने बाहर से एसीटोन डाल दिया, अब एसीटोन इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई, इंटरेक्शन वीक हो गई, अब वो जो है एस्केप कर सकते हैं वेपर्स की फॉर्म में ज़्यादा इजीली। पहले स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन थी तो कम वेपर्स बन रहे थे, एसीटोन आ गया, उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर दी, अब वीक हो गई इंटरेक्शंस, अब वो जल्दी से वेपर्स बन सकते हैं। जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो इस वजह से ऐसे सोल्यूशंस इथेनॉल और एसीटोन वालों को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि मिक्सचर के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में। इसी का दूसरा एग्जांपल है, कहाँ लिखे, यहाँ लिख लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। इन दोनों का मिक्सचर भी जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, अब पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो हमारा डेल्टा H मिक्स होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, आइडियल में इक्वल टू 0 था, इसके केस में ग्रेटर देन 0 होगा। और डेल्टा V मिक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? डेल्टा V मिक्स ग्रेटर देन 0 कैसे हो रहा है? अगर मैंने A लिया 10 ml, ये A है, इसकी क्वांटिटी है 10 ml, ये B है, इसकी क्वांटिटी भी है 10 ml। अब जब दोनों को मिक्स कर दिया तो 20 ml की जगह 20 से ज़्यादा आएगा, 20.4, 20.8 या 21, कितना भी आ सकता है, पर 20 ml से ज़्यादा आएगा। ऐसा क्यों? अब जब मिक्स करा गया, अब यहाँ पे A और B हो गए, 10 ml A है, 10 ml B है।
अभी हमने देखा पॉजिटिव डेविएशन के केस में ए और बी के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। तो बहुत माइनर सा वॉल्यूम में इंक्रीज आता है। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो हमें दिखेगा कि हाँ वॉल्यूम में इंक्रीज है, लगभग 20 ही होगा, इन दोनों को मिला के 20 आ रहा है। तो वॉल्यूम में इंक्रीज ज़्यादा नहीं 20.5 ml का आएगा, तो 0.5 का इंक्रीज आएगा पर आएगा। और क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन वीक हो गई है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए, दूर दूर चले गए तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0 होता है, डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0 होता है, और मिक्सचर के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है इन कंपैरिजन टू प्योर लिक्विड्स। ठीक है, और वेपर प्रेशर ज़्यादा आता है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब अगर हम ग्राफ की बात करें, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, तो हमने लास्ट क्लास में राउल्ट्स लॉ का ग्राफ देखा था। कैसा होता है राउल्ट्स लॉ का ग्राफ? इस तरह से हमने ग्राफ बनाया था। यहाँ पे मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है 0 और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है 1। तो इस तरह से हमने लाइन की वेपर प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा है और इस पॉइंट को हमने बोला था पी नॉट ए। ठीक है, अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है। अब वेपर प्रेशर यहाँ 0 होगा और यहाँ से इंक्रीज करते करते इस पॉइंट को बोलेंगे पी नॉट बी। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। और फिर अगर हम इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दें तो ये लाइन होगी हमारी पी टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इस केस में ये तो हमने बनाया कि राउल्ट्स लॉ के केस में कैसा होता। अब पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से एक लाइन आएगी, जो येलो वाली लाइन दिखाई है ये शो कर रही है पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर ज़्यादा है। ब्लू वाली दिखा रही है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर इस पॉइंट पे देखा जाए, दूसरे कलर से देखते हैं, इस पॉइंट पे राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ये होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन होने की वजह से वेपर प्रेशर है ये। तो हमने क्या देखा, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है पॉजिटिव डेविएशन का। इसी तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव डेविएशन शो होगी और यहाँ पे भी पॉजिटिव डेविएशन शो होगी। तो ये हमारा ग्राफ है किसका, पॉजिटिव डेविएशन का। अब यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन खत्म हो गई, अब चलते हैं नेगेटिव डेविएशन पे। नेगेटिव डेविएशन इसका कंप्लीटली ऑपोजिट होगा। पॉजिटिव डेविएशन में हमने देखा था कि ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। तो नेगेटिव में क्या होगा, इसका ऑपोजिट। इसके अंदर हमारा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम होगा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। ठीक है, मतलब राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर जब हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे वेपर प्रेशर, तो अगर आया 20 atm तो एक्सपेरिमेंटली हमें 20 से कम देखने को मिलेगा, 19.6 या 18 या 17, 20 से कम देखने को मिलेगा। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न जस्ट इसके ऑपोजिट है। इसके अंदर प्योर लिक्विड की इंटरेक्शन ज़्यादा थी और मिक्सचर के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी वो वीक थी। इसके अंदर उल्टा होता है, ए और बी इंटरेक्शन, मतलब मिक्सचर की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, मिक्सचर की इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए और बी इंटरेक्शन। कैसे, इसे अभी समझते हैं। ये बीकर है, इसके अंदर मेरे पास ए और ए है, और ये दूसरा बीकर है, इसके अंदर ए और बी है। इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग किस में है, इस बार हमारी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो
मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो इस वजह से यहाँ पे वेपर प्रेशर लेस है। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। इसका एग्जाम्पल है एनिलीन और फिनॉल, मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनॉल। इन दोनों का मिक्सचर जो है नेगेटिव डेविएशन शो करता है। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2, ये एनिलीन है, और बेंजीन के ऊपर फिनॉल वो OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर जब हम चेक करेंगे और एक्सपेरिमेंटली जब हम देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटली वाला कम आएगा राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। इन दोनों का मिक्सचर भी जो है नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। एसीटोन क्या होता है? एसीटोन होता है CH3CO CH3 और क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। ठीक है, एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाएं तो ये होगा। अब दो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, यहीं बना लेते हैं। एक एसीटोन ये रहा और एक एसीटोन ये रहा, इन दोनों के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर अगर जब मैंने एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर लिया, सपोज ये एसीटोन है, इस तरह से बना दिया, ये एसीटोन है और ये है मेरे पास क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और हमको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई जो कि स्ट्रॉन्ग है, मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए तो वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जबकि प्योर एसीटोन में या फिर प्योर क्लोरोफॉर्म में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, पर दोनों को जब मिक्स कर दिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई जिस वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया। अब नेगेटिव डेविएशन के केस में डेल्टा H मिक्स लेस देन 0 होता है और डेल्टा V मिक्स भी लेस देन 0 होता है। इसका मतलब अगर मैंने 10 ml एसीटोन लिया और 10 ml क्लोरोफॉर्म लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो 20 से कम मिलेगा, या तो 19.6 मिलेगा, 19.2 मिलेगा, कितना भी मिल सकता है, पर 20 से कम होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन बढ़ गई, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गई। स्ट्रांग होने से क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए तो वॉल्यूम कम हो गया। जबकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ था? इंटरेक्शन वीक हुई थी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर गए तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, डेल्टा H भी इंक्रीज हो गया और वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। नेगेटिव में जैसा कि वर्ड बता रहे हैं नेगेटिव, माइनस वॉल्यूम भी कम हो गया, डेल्टा H भी कम हो गया और वेपर प्रेशर भी कम हो गया। और रीज़न है सारा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर वीक है। जहाँ पर वीक होगी वहाँ पे ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, ज़्यादा वेपर प्रेशर, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पे कम वेपर्स बनेंगे और कम वेपर प्रेशर। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं ग्राफ ऑफ नेगेटिव डेविएशन। जब हमने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे, पहले तो यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 है। इस तरह से इंक्रीज करा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे P0 A। ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0 है। इस तरह से इंक्रीज करा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे P0 B। ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये होगा हमारा P टोटल राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब हमारा वेपर प्रेशर कम हो रहा है नेगेटिव डेविएशन में, तो हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से। देखो, अब अगर सपोज इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर निकालना है तो इस पॉइंट पे जब हम जाए तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए, पर एक्सपेरिमेंटली कितना होगा? जो येलो लाइन शो कर रही है ये रहा। तो हम क्या देख रहे हैं? वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, कम हो गया। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इतना था लेकिन एक्सपेरिमेंटली कितना मिला? इतना। तो इतना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो ये था हमारा नेगेटिव
डेविएशन के बारे में। तो आज हमने सीखा आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस। आइडियल सोल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्स लॉ फॉलो करे, और नॉन आइडियल कौन से होते हैं, जो राउल्स लॉ फॉलो ना करे। अब नॉन आइडियल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव डेविएशन और एक होते हैं नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है देन कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ, और नेगेटिव में कम होता है। और रीज़न क्या होता है कि पॉजिटिव के अंदर मिक्सचर का जो इंटरेक्शन है या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है, जबकि नेगेटिव में मिक्सचर का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।